पेपर के हम क्लास ले रहे हैं और इस क्लास में आप डिस्कस करेंगे आईसीटी के बारे में। दोस्तों, आप में से जितने लोग भी आज पहली बार इस क्लास को ले रहे होंगे वो सभी पहले तो कल की क्लास एक बार वीडियो ओवर होने के बाद अवश्य देखें, क्योंकि उस क्लास में हमने आपको बखूबी सिलेबस से अवेयर कराया है और उसके बाद हमने कल की क्लास में ईमेल से स्टार्टिंग की थी। कल हमने आपको ईमेल के संबंध में सारी बातें बताई थी और आज हम आगे बढ़ रहे हैं और ईमेल से संबंधित, ईमेल से जुड़े हुए अन्य फैक्ट बताते हुए कुछ प्रश्नों को आपके सामने रखेंगे, जिसके द्वारा हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आपके यूजीसी के एग्ज़ाम में जो फर्स्ट पेपर होता है, जो सभी स्टूडेंट के लिए, चाहे वह किस भी सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे रहे हो, उन सभी स्टूडेंट को कॉमन रूप से पेपर अटेम्प्ट करना होता है। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए यह खास रूप से क्लास है जो सभी लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगी। तो आप सभी लोग निश्चित रूप से इस क्लास को अटेंड करें और फिर अंत में हम एक बार फिर से डिस्कस करेंगे अगर किसी को कोई समस्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम कल वाली क्लास की ही हेडिंग डाल रहे हैं, क्योंकि कल हमने ईमेल से शुरुआत की थी। कल हमने जाना था कि फादर ऑफ ईमेल के रूप में किसे जाना जाता है, पहला फ्री ईमेल सर्विस किसने स्टार्ट किया, और ईमेल के अंदर अगर आपको किसी भी व्यक्ति को ईमेल भेजना है तो आपको किस प्रकार से ईमेल तक पहुंचना होता है, और फिर क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ईमेल भेजने के दौरान जाननी होगी और उसके आधार पर ही आप किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल सेंड कर पाते हैं। तो सभी लोग फटाफट से एक बार इस क्लास को शेयर करते हुए आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास में हम ईमेल के साथ साथ आपको इंटरनेट के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताएंगे। तो देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि किस प्रकार से किसी व्यक्ति को ईमेल भेजा जा सकता है। तो कल हमने आपको लास्ट में बताया था ईमेल भेजने का तरीका, और फिर आपको बताया था ईमेल भेजने का तरीका, इसके अलावा हमने आपको बताया था स्पैम क्या होता है। ये सारे वर्ड जो हैं, स्पैम जो वर्ड है ये ऑलरेडी एक फुल फॉर्म में है और यह कहाँ पर पाया जाता है। तो जिस प्रकार से आपके ईमेल के अंदर इनबॉक्स, आउटबॉक्स, सेंट आइटम्स ये सारे होते हैं, उसी प्रकार से एक टर्म होता है स्पैम, जिसका अर्थ होता है अनवांटेड मेल। किसी भी व्यक्ति के या किसी भी कंपनी के द्वारा अनवांटेड मेल जो भी होगा वो इस स्थान पर पहुंच जाता है, और एक तरीके से यह स्पैम आपके उन अनवांटेड मेल को अपने पास तब तक सेव करके रखता है जब तक कि उसके जो आगे ईमेल के आने प्राप्त होने वाले ईमेल हैं वो आने शुरू ना हो जाए। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 ईमेल का स्थान है और अगर 10 ईमेल ऑलरेडी आपने भर रखे हैं, अब 11वां ईमेल आया है और 11वां मेल भी कैसा मेल है, अनवांटेड मेल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तभी कंप्यूटर के अंदर आ पाएगा जब यहाँ से एक मेल अपने आप गायब हो जाए। तो ये अपने आप प्रोसेस होता रहता है, इसके लिए हमें आपको कुछ नहीं करना होगा। अब आप में से किसी के मन में ये ख्याल आया हो तो अच्छी बात है, नहीं आया हो तो जानिए कि किस प्रकार से आप आज के बाद इस प्रकार से अपने अनवांटेड मेल को स्पैम में पहुंचा सकते हैं। देखिए, आप देखते होंगे कि अगर आपके पास कोई भी ई कॉमर्शियल वेबसाइट का लॉगिन आईडी है, जैसे कि आप अमेजन चलाते हैं, आप फ्लिपकार्ट चलाते हैं, आप मिंत्रा चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, तो आप क्या करते हैं, अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करते हैं। और जब ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन किया तो अब जब कभी भी आपके पास कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट वाले मैसेज आएंगे तो वो डायरेक्ट स्पैम में न जाकर पहले आपके इनबॉक्स में आते हैं और आपके इनबॉक्स में मैसेज दिखाई देता है। तो यहाँ पर एक मैसेज आया है जिसका कहाँ से आया है, फ्लिपकार्ट से आया है। अब फ्लिपकार्ट वाले इस मैसेज को आप कुछ समय के लिए प्रेस करिए और जब आप इसको दबा कर रखते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलकर आपके सामने आता है जहां पर आपको दिखाई देता है कि स्पैम, कि इसको सेलेक्ट एज स्पैम, इसको स्पैम की तरह चुने। तो जैसे ही आपने स्पैम की तरह चुना, अब जब कभी भी फ्लिपकार्ट के मैसेज आएंगे तो वो सीधे स्पैम में पहुंच जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब निकला सिर्फ और सिर्फ इतना कि एक बार आपको यह प्रोसेस अपने द्वारा करना होता है और उसके आगे की प्रक्रिया यह खुद ब खुद हो जाती है। तो ये तो बात थी स्पैम की। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि ईमेल के अंदर और कौन कौन से टर्म होते हैं जो हमें इस्तेमाल करने आवश्यक होते हैं। जैसे यहाँ पर स्पैम हो गया। देखिए, ईमेल में आपको सबसे पहले किसकी आवश्यकता होगी कि आप किसे सेंड कर रहे हैं। तो आप सेंड किसे कर रहे हैं उसे आप सेंडर कहेंगे, जिसे जो सेंड कर रहा है वो सेंडर और जिसे सेंड किया जा रहा है वो रिसीवर होता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन तभी स्थापित हो सकता है जबकि उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का एक नेटवर्क कनेक्शन हो। और नेटवर्क कनेक्शन आवश्यक नहीं है कि वही कनेक्शन जो आप जियो से या ब्लूटूथ से जियो से या वोडाफोन से या आइडिया से चलाते हैं।
नेटवर्क एक ऐसी प्रोसेस की प्रक्रिया है या एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में अंतर संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम धीरे धीरे, क्योंकि हमारा नेटवर्क क्या होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो हमने इस नेटवर्क को एक नया नाम दे दिया और वो नया नाम हो गया इंटरनेट। क्योंकि हमारा नेटवर्क कैसा है, हो सकता है कि हम प्रयागराज में हो और हमारा कोई एक ऐसा खास व्यक्ति जिससे हम कनेक्ट होना चाहते हैं वो किसी बाहर किसी विदेश में बैठा हो, यानी कि हमारे और उस व्यक्ति के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, फिर भी हमें ईमेल भेजनी है। तो आप ये समझिए कि आप सिंपल नेटवर्क आप किसी ब्लूटूथ से नहीं भेज सकते, आप वाईफाई से नहीं भेज सकते, आपको एक विशेष प्रकार का नेटवर्क इस्तेमाल करना होगा जो काफ़ी लंबी दूरी तक अपनी फ्रीक्वेंसी बनाकर रख सकता है। इस तरह के नेटवर्क को हम एक नए नाम से जानते हैं जिसका नाम है इंटरनेट, या इसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। और ईमेल भेजने के लिए आपको एक इंटरनेट की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा आप एक स्थान पर बैठकर दुनिया के किसी कोने में अपने किसी अन्य व्यक्ति को ईमेल सेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब आप तो एक चीज ये जाननी होगी कि ईमेल लिखने का सही तरीका क्या है, या आप कह सकते हैं कि ईमेल आईडी का सही तरीका क्या है, किस तरह की आपको आईडी क्रिएट करनी होती है। जैसे कल हमने आपको एक चीज़ समझाई थी और वो ये थी कि आपको हमने बताया था कि किस प्रकार से आप किसी भी ईमेल आईडी को क्रिएट कर सकते हैं या किसी भी ईमेल आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ है आपके पास होना चाहिए यूज़र आईडी और दूसरी चीज़ है आपके पास होना चाहिए पासवर्ड। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि यूजर आईडी में किस तरह के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। यूजर आईडी कौन है, हम और आप हैं यूजर, क्योंकि हम ईमेल का यूज कर रहे हैं। और यूजर आईडी यानी कि एक व्यक्ति के आइडेंटिटी को बताने वाला शब्दों का शब्द या अक्षरों का समूह ही क्या कहलाता है, यूजर आईडी कहलाता है। हमने साफ साफ आपसे कहा कि शब्दों या अक्षरों का समूह। ठीक है, अब इसकी बात आप समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई। अब यहाँ के आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप सभी पहले एक बार कंफर्म करें कि अभी तक जो भी चीज़ें बताई गई वो आप सभी को समझ में आ गई हैं या नहीं। भाई आप सभी लोग अपनी संख्या को एक बार से फटाफट से बढ़ाइए, क्योंकि आपकी संख्या बहुत ही कम है और इस संख्या के साथ क्लास को रोचक तरीके से आगे कंटिन्यू हम जो है करने में हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए। तो एक बार हमारे मोटिवेशन के लिए आप इस क्लास को शेयर करें और शेयर करते हुए ही हम इस क्लास को आगे की ओर ले चलेंगे। बिल्कुल, प्रणाम, हेलो सभी को, गुड आफ्टरनून, आप सभी का स्वागत है। हमने यहाँ पर लिखा है कि ईमेल आईडी का सही तरीका क्या है, ईमेल आईडी कैसी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो ईमेल आईडी में हमेशा स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ईमेल आईडी में स्मॉल लेटर का प्रयोग किया जाता है। स्मॉल लेटर के साथ हम यहाँ पर नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार चाहें तो हम सिर्फ स्मॉल लेटर के माध्यम से बनाएं, जैसे हम सिर्फ चंद्रा इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, या हम चाहें तो चंद्रा इंस्टीट्यूट 16 भी बना सकते हैं। तो नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों में से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यह कैसे होंगे। यहाँ पर स्मॉल लेटर के बाद नंबर्स और नंबर्स के बाद आपका सिंबल जो इस्तेमाल होगा वो हमेशा कौन सा सिंबल इस्तेमाल किया जाता है, तो आप कहेंगे @ याद रखिएगा कौन सा सिंबल इसे कहते हैं, तो यह सिंबल @ के नाम से जाना जाता है। और चूंकि आपने जीमेल का यूज़ किया है तो यहाँ पर लिखा है gmail.com। ठीक, gmail.com, जीमेल का अर्थ क्या निकला कि गूगल के द्वारा बनाई गई वेबसाइट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जीमेल पर न बनाकर आप चाहें तो रेडिफ मेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, rediffmail.com। आप चाहें तो यहाँ पर yahoomail.com भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी का वेबसाइट इस्तेमाल कर रहे हैं अपना ईमेल आईडी क्रिएट करने के लिए। यहाँ तक की बात आप सभी को समझ में आ गई। अब आपसे दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, दूसरा प्रश्न बनेगा कि आपको यह बताना होगा कि ईमेल आईडी के कितने भाग होते हैं। ईमेल आईडी के कितने भाग होते हैं, ईमेल आईडी के भाग। तो ईमेल आईडी के भाग, ईमेल आईडी कहाँ पर है, तो ईमेल आईडी ये लिखी हुई है ईमेल आईडी। चलिए हम एक ईमेल आईडी आपको लिख कर दिखा दे रहे हैं। ईमेल आईडी के भाग कैसे पता चलेगा, तो हमने एक वेबसाइट लिखी है या एक ईमेल आईडी यहाँ पर लिखी, चंद्रा इंस्टीट्यूट
chandrainstitute@gmail.com। ठीक है, ये क्या है? तो ये यूजर आईडी है, यूजर आईडी है। ये क्या है? ये यूजर आईडी है। अब इसमें आते हैं कि भाग के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा कि ईमेल आईडी के कितने भाग होते हैं? तो आप कहेंगे 2 भाग। कौन कौन से? पहला भाग है चंद्रा इंस्टीट्यूट, यानी कि @ के पहले जो भी कुछ लिखा है वह एक भाग जाना जाता है। @ के बाद जो भी लिखा है इसे आप दूसरा भाग कहेंगे। अब दोनों भाग को विभाजित करने के लिए या दोनों भाग को अलग अलग डिनोट करने के लिए ही हम ईमेल के अंतर्गत एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है @ के पहले वाला जो भी पोर्शन है वह पोर्शन क्या कहलाता है? यूजर आईडी कहलाता है, यानी कि हमारी और आपकी आइडेंटिटी को बताने के लिए, हमारी और आपकी पहचान को बताएगा कि आखिरकार हम हैं कौन। अगर हमारी और आपकी ईमेल आईडी सेम हो जाएगी तो सामने वाला व्यक्ति जिसे आपको मेल भेजनी है वह कैसे पहचान पाएगा कि आप किसको भेज रहे हैं। इसलिए आपकी आईडी अलग होगी, भले ही आपका मेरा नाम सेम हो, बट एक ना एक अंक बड़े निश्चित रूप से आपको अलग करना होगा, तब जाकर आप डिसाइड कर पाएंगे कि यह आपकी ईमेल आईडी है या यह मेरी ईमेल आईडी है। ठीक है, बात आती है कि @ के बाद क्या चीजें हैं। तो @ के बाद अगर आप देखें तो .com क्या होता है? .com आपके डोमेन नेम को बताता है। आगे जब हम इंटरनेट का सेक्शन पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि यह डोमेन नेम क्या होता है। .com बताता है कि ये क्या है? डोमेन नेम है। जीमेल क्या बताता है? तो यह कंपनी का नाम बताता है कि आपने जीमेल नामक कंपनी का इस्तेमाल किया है। कंपनी नेम बताएगा जीमेल और .com बताएगा आपका डोमेन नेम। ये हो जाएंगी आपकी सारी डिटेल जो ईमेल के 2 भाग के रूप में जानी जाती हैं। बात समझ में आ गई हो तो फटाफट से एक बार बताएंगे। आप सभी को क्लियर है? दीपा गुप्ता कह रही हैं कि क्या ये सब सर्च इंजन है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर्च इंजन का शब्द नाम ही नहीं लिया है अभी तक। आप कहाँ से सर्च इंजन में आ गए? अभी सर्च इंजन नहीं, जो बताया जाए सिर्फ उसको समझिए, क्योंकि अगर हम एक साथ बताने को तो हम सब एक साथ बता सकते हैं बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से, लेकिन अगर हम सबको एक साथ मिक्स कर देंगे तो आपके पास भी मिक्स होकर एक खिचड़ी बन जाएगी और बाद में आप परीक्षा में फंसने की संभावना हो सकती है। तो आपको हम पॉइंट वाइज बता रहे हैं, आप भी उसी के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप चलिएगा। हम आपको सब बताएंगे कि सर्च इंजन क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, ब्राउजर क्या होता है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो सभी को बात समझ में आ गई। अब ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, स्टार लगा रहे हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं तो भाई एक बात करिएगा कि नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब देखेंगे तो यहाँ पर यूजर आईडी के बारे में हमने आपको बता दिया। अब दूसरा वर्ड दिया है पासवर्ड। तो आपसे पूछेगा कि पासवर्ड, ईमेल आईडी बनाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला पासवर्ड किस प्रकार का होना चाहिए। तो ईमेल आईडी बनाते समय आप जो पासवर्ड बनाएंगे वो पासवर्ड कैसा होना चाहिए? तो पासवर्ड हमेशा अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। पासवर्ड हमेशा क्या होना चाहिए? अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो मतलब क्या निकला इसका? तो अल्फा न्यूमेरिक का अर्थ निकलता है कि यहाँ पर आप अल्फाबेट का भी प्रयोग करें और साथ ही साथ आप किसी न्यूमेरिक वर्ड का भी, लेटर का भी प्रयोग करें, यानी 1 से लेकर 9 तक की, 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को। कभी भी हमेशा जनरली लोग क्या करते हैं, आज के समय में लोग अपना मोबाइल नंबर 4 डिजिट या 5 डिजिट, लोग अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें रखते हैं। और ये सारी चीज़ें किसी भी हैकर के लिए बहुत ही आसान होता है कि आपके पासवर्ड को पकड़ना। कभी भी आप ये सोचिए कि अगर आप भी किसी की मोबाइल पाते हैं, मान लीजिए आप में से कोई ऐसा ना हो कि वो ये काम करता हो कि किसी की प्राइवेसी में दखलंदाजी करता हो, लेकिन अगर कोई करता भी है तो आप ये सोचिए कि अगर आप किसी अपने घर में किसी मेंबर का मोबाइल पाते हैं तो सबसे पहले आप उसका नाम डालते हैं। अगर नाम को इनकरेक्ट बता दिया कि इनकरेक्ट पासवर्ड, तो फिर आप उसका फ़ोन नंबर डालेंगे, तो फिर आप उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। और तीनों कंडीशन नहीं है, इसका मतलब कि अब आप जो है सोच नहीं पाएंगे कि क्या हो सकता है मैक्सिमम लेवल तक पासवर्ड। तो आप इसलिए नहीं सोच पाए क्योंकि उसने पहले ही एक ऐसा पासवर्ड क्रिएट किया है जिससे किसी की प्राइवेसी को तोड़ा नहीं जा सकता, और वो पासवर्ड हमेशा अल्फा न्यूमेरिक होगा। याद रखिएगा, किसी भी स्थान पर प्रयोग किया जाने वाला पासवर्ड या किसी भी स्थान पर प्रयोग करने के लिए बनाया जाने वाला पासवर्ड हमेशा कैसा होना चाहिए? अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। हालांकि कई स्थानों पर आजकल आपको कहता है कि अल्फा न्यूमेरिक के साथ साथ आप सिंबल्स का भी प्रयोग करें। तो अगर आप करते हैं तो बेस्ट है, नहीं करते हैं तो भी आप बिना
न्यूमेरिक के अल्फाबेट के साथ पासवर्ड ना बनाएं तो ही आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, चलिए, क्लियर हो गया, सभी को समझ में आ गई यहां तक बात? यहां तक आप सभी को बात समझ में आ गई है कि ये अल्फा न्यूमेरिक क्या होगा, कौन सा आईडी है, कौन सा यूजर आईडी है, कौन सा कंपनी का नेम है या कौन सा डोमेन नेम है, ये सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही थी ईमेल की, और ईमेल से संबंधित हमने आपको सारी बातें बताई। अब जो स्टूडेंट पूछ रही थी ना कि ब्राउजर है क्या ये सारे, या पूछ रही थी ये सारे सर्च इंजन हैं क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। 3 चीजें हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर रखनी है। एक है आपका सर्च इंजन, दूसरा है आपका वेब ब्राउजर, और तीसरा है आपका सिर्फ ब्राउजर। ठीक है, तीनों चीजों में डिफरेंस समझिएगा। देखिए, एक एक चीज आप अपनी कॉपी में उतार लें, क्योंकि आपको जब प्रश्न कराएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये इस दिन बताया गया था, या मैम ने ये नहीं लिखाया था, सिर्फ इसको समझाया था। हम आपको सब कुछ समझाएंगे, बशर्ते इसके कि आप कंसंट्रेशन बनाकर रखें। और अगर आपका कंसंट्रेशन स्क्रीन पर होगा, हमारे हमने जो शब्द बोल रहे हैं उस पर आपका ध्यान होगा, तो आप हर एक प्रश्न आसानी से कर आएंगे। ये 3 चीजें हैं जिसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि अर्थ क्या है तीनों का एग्जाम्पल क्या है, और किस तरह से ये तीनों एक दूसरे से अलग है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, जिससे आपको आधी से ज्यादा बातें समझ में आएंगी। जैसे सर्च इंजन की बात हो रही है, तो सर्च इंजन में हमने आपको एग्जाम्पल बताया है गूगल, याहू और बिंग। ये 3 ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसका प्रयोग अमूमन सभी लोग करते हैं। हालांकि आप सभी लोग जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सभी के सभी ज्यादातर गूगल का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि गूगल की तरह ही याहू भी, गूगल की तरह ही बिंग भी एक सर्च इंजन है। इसके बाद अगर हम बात करें वेब ब्राउजर की, तो वेब ब्राउजर में आपका आता है ओपेरा मिनी, जो आपके फोन में इस्तेमाल होता है। फिर इसके बाद आता है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके बाद आता है आपका गूगल क्रोम। गूगल अलग है, गूगल क्रोम अलग है, याद रखिएगा। गूगल पूछेगा तो आप बोलेंगे सर्च इंजन, गूगल क्रोम पूछेगा तो आप बोलेंगे वेब ब्राउजर। ब्राउजर की बात करें तो ब्राउजर में आपका आता है गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। ठीक है, अब देखिए तीनों बातें अलग अलग क्लियर हो गई सभी को। तीनों बातों के तीनों जो है अक्षर आपके सामने हैं, इसके एग्जाम्पल हमने बताए हैं। अब तीनों को आपको हम समझाते हैं कि यह मतलब क्या निकलेगा इन तीनों चीजों का। सबसे पहले आते हैं सर्च इंजन पे। सर्च इंजन ऑलरेडी आपको नाम से क्लियर होना चाहिए कि नाम में ही छुपा है कि एक ऐसा इंजन जो सर्च करने के काम आता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसको हम सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको दुनिया में किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको उसकी डिटेल नहीं पता है। जैसे मान लीजिए आप अभी नए नए पढ़ने के लिए कंपटीशन की दुनिया में कदम रखे हैं, और आपको चाहिए कि आपको पता करना है कि यूजीसी नेट का सिलेबस क्या है, तो आप नहीं जानते हैं कि सिलेबस कौन सी वेबसाइट पर मिलेगा, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है ये आप नहीं जानते कि कौन सी वेबसाइट पर मिलेगा। और जब आप ऐसी चीज़ों को नहीं जानते हैं तो आप चाहते हैं कि हम सिंपल सर्च करें और सर्च करने के बाद हमको रिजल्ट मिल जाए। जैसे हमारे पास अगर डिक्शनरी नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम शब्दों को गूगल पर डालते हैं और सर्च कर लेते हैं, गूगल खुद ब खुद उसका आंसर देता है, मीनिंग बताता है। तो आप क्या कर रहे हो, सर्च कर रहे हो। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ सर्च करने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपको जानकारी न हो, ऐसी चीज़ों के बारे में पता लगाने के लिए आप गूगल, याहू या फिर बिंग जैसी सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हैं। और यह एक प्रकार से वेबसाइट भी कही जा सकती हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि आज के समय में आपके फ़ोन में गूगल नाम का एक वेब ब्राउज़र बना हुआ है। आपके फ़ोन में एक ऐसा आइकन बना है जो आपको GOG लिखा हुआ है, जिससे आप समझते हो कि जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक बॉक्स खुलकर आएगा। इसमें हमें लिखना होगा जो चीज़ हमें सर्च करनी है, और फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा सर्च का। तो जैसे ही आपने गूगल टच किया, आपके सामने ये बॉक्स आया और फिर आपने बॉक्स में लिखा और आपने फिर सर्च कर दिया। तो ये काम कैसे हो रहा है, क्योंकि आपके पास ब्राउज़र था। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में ब्राउज़र नहीं होता है तो आप क्या करते हो, सबसे पहले ऐसे करके एक वेबसाइट डालते हो और फिर इंटर करते हो www.google.com।
google.com और फिर आप पहले इंटर करते हो, तब आपको वेबसाइट खुलकर आती है, तब जाकर आपको ये वाला पोर्शन दिखाई देता है। समझ रहे हैं बात? तो हमने सबसे पहले कहा कि मोबाइल में जो दिख रहा है वो क्या है, वो एक ब्राउजर है, क्योंकि आप उसके द्वारा ब्राउज कर रहे हो, आप उसके द्वारा किसी वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंच रहे हो। बट आपके कंप्यूटर में ये ब्राउजर नहीं दिया होता है, इसलिए कंप्यूटर में यह क्या होती है, वेबसाइट के तौर पर प्रयोग की जाती है। तो आप यहाँ पर देखिए, इसीलिए हमने गूगल दो जगह लिखा है, एक यहाँ पर भी लिखा है सर्च इंजन में और दूसरा यहाँ पर भी लिखा है ब्राउजर में। क्यों? क्योंकि मोबाइल में, कंप्यूटर में क्या है, मोबाइल में गूगल क्या है, एक ब्राउजर के रूप में है। मोबाइल में हर चीजें उसी तरह से बनाकर दी गई हैं जो आपके लिए ज्यादा आसान हो और आप आसानी से उस चीजों का प्रयोग करना सीख जाएं। ऐसा तो नहीं कि टिकट बुक होता है तो कंप्यूटर से नहीं होता है, तो लेकिन कंप्यूटर से बुक करना होता है तो बड़ी मेहनत का काम है। लेकिन अगर मोबाइल है आपके पास तो आप पेटीएम से बुक कर लीजिए, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आपको आसान प्लेटफॉर्म दिया है। अगर आप कंप्यूटर के थ्रू जाएंगे तो आप वेबसाइट ओपन करते हैं www.irctc.co.in, लेकिन अगर आप मोबाइल के थ्रू जाते हैं तो आप डायरेक्ट पेटीएम खोलते हैं और पेटीएम के अंदर वो सारी सुविधाएं आपको दी गई हैं। यानी कि पेटीएम क्या है, एक ब्राउजर है जो आपको सीधे पहुंचा देगा। और कंप्यूटर में ब्राउजर नहीं होता है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ आपके लिए नहीं बना है, कंप्यूटर अन्य भी कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में ये तरीका, थोड़ा सा मेथड थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन काम वो भी हूबहू मोबाइल की तरह ही करेगा। तो यहाँ पर हम डिफिनीशन सबसे पहले लिखेंगे कि यह एक वेबसाइट है, यह एक वेबसाइट है जिसका प्रयोग हम किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्लियर है? क्लियर हो गया सभी को? नोट हो गया? नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। उसके बाद हम आते हैं, पहले आपको समझाएंगे, इसलिए आपका कंसंट्रेशन स्क्रीन पर होना चाहिए। फटाफट से नोट करिए, देन हम आपको बताएंगे वेब ब्राउजर के बारे में और फिर हम आपको बताएंगे ब्राउजर के बारे में। सारी चीज़ें आज क्लियर कर देनी है और उसके बाद हम आपको कुछ क्वेश्चन कराएंगे जिसका जवाब आप मुझे देंगे। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझिए, उसके बाद तभी आंसर दे पाओगे। जब आंसर देने की बारी आएगी ना, तो जिसको नहीं आता था आज उसको आएगा, आप देखना बहुत मजा आएगा। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से अवेयर कराता है। आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हो बट आप नहीं जानते हो कि हम क्या चीज़ चला रहे हैं और कैसे चल रही है, कैसे हमें रिजल्ट मिलता है, किस तरह से हमारा काम होता है, सब कुछ यहाँ पर हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आइए, अब बात हो रही है वेब ब्राउजर की। वेब ब्राउजर के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो आप समझिएगा कि वेब ब्राउजर, ब्राउजर मतलब पहुंचाने वाला और वेब मतलब वेबसाइट के थ्रू पहुंचाने वाला। जैसे आप गूगल का इस्तेमाल कर रहे थे, क्यों? क्योंकि आपको तो यूजीसी की वेबसाइट नहीं पता थी, लेकिन अब आपको वेबसाइट बता रहे हैं हम कि ugc.net.in, यूजीसी की वेबसाइट हमने बताई कि ugc.net.in, या सबसे सरल वेबसाइट चलो www.sarkariresult.com, जहां से आप हर एक फॉर्म तक पहुंच सकते हो और हर एक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो हमने आपको एक सरल मेथड बता दिया, और अब सरल मेथड तभी पता होगा या सरल मेथड का इस्तेमाल तभी कर सकोगे जब आपको किसी भी पर्टिकुलर स्थान या किसी भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जानने के लिए उस पर्टिकुलर वेबसाइट के बारे में जानकारी हो। अब आपको वेबसाइट के बारे में जानकारी है तभी तो आप इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग कर रहे हो। आपको वेबसाइट के बारे में जानकारी है तभी तो आप ओपेरा मिनी पर गए और आपने डाला www.facebook.com। तो ये एक थोड़ा सा लंबा मेथड कहा जा सकता है, क्योंकि सबसे पहले आप वेब ब्राउजर ओपन करोगे, फिर आप वेबसाइट डालोगे, फिर आप इंटर करोगे, तब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट मिलेगा, लेकिन सबसे सटीक रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आपको सटीक चीजें पता थी। अगर हम आपसे कह दें कि आपको जाना है किसी जो है सरकारी जो वेबसाइट्स होती हैं, या चलो कह सकते हैं कि जो पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड है, PIB जिसको कहते हैं, जानते होंगे PIB के बारे में, तो यह पब्लिक इंफॉर्मेशन बोर्ड है, यानी कि सरकार से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो जनता तक पहुंचाई जाती है उससे संबंधित एक वेबसाइट है। अब आपको डायरेक्ट जानना है कि कोरोना का केस वर्तमान समय में कितना है, तो आप सीधे यहाँ पर जाइए और यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा जो भी भारत सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया होगा।
वेबसाइट का नाम है www.pib.gov.in। अब अगर अभी आप न्यूज चैनल खोल लीजिए तो आज तक पे कुछ और दिखा रहा होगा, इंडिया टीवी पे कुछ और दिखा रहा होगा, रिपब्लिक भारत पे कुछ और दिखा रहा होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिले कि वर्तमान में कोविड-19 के पॉजिटिव केस की संख्या क्या है, तो आप लीजिए ना, एक्चुअल रिजल्ट आपको यहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये एक्यूरेट वेबसाइट है। और किसी भी एक्यूरेट वेबसाइट के बारे में अगर आप जानते हैं तो सीधे आइए वेब ब्राउजर पर, और वेब ब्राउजर से आप वेबसाइट डालिए, और वेबसाइट से आप सीधे क्या कर लीजिए, उस चीज तक पहुंच जाइए। तो यहाँ पर हम आपको लिखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर है, या देखिए यहाँ पर लिखा था एक वेबसाइट है, और यहाँ पर लिखेंगे कि एक सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा हम किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी वेबसाइट को हम ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमने परिभाषा लिखा दी, यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, और ये किसका है, वेब ब्राउजर का। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? सर्च इंजन, वेब ब्राउजर, दोनों चीजें क्लियर हो गई हो तो आगे की ओर बढ़ेंगे, और एक बार फटाफट से हम ब्राउजर लिखेंगे। चलिए भाई, साइड हो गए, दीपा गुप्ता फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट कर रही हूँ आप तो फटाफट नोट करिए, ताकि हम अंतिम चीज आपको बताकर फिर कुछ क्वेश्चन कराएं, जिससे आपकी जो भी कंफ्यूजन होगी बची खुची वो दूर हो जाएगी। राजकुमार यादव, आपके कमेंट पढ़ रहे हैं भाई, आप बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं। आप कॉपी जो है, कॉपी पेस्ट करने में कितना मजा आता है भाई। क्लास होगी, हमने पहले ही आपको अनाउंस कर दिया है कि अगले हफ्ते से क्लास होगी, और आपका जो क्लास का टाइमिंग होगा, जो भी क्लास का पैटर्न होगा, किस तरीके से हम कैसे क्या क्लास लेंगे, यह हम आपको अगले वीक में कंफर्म करके, अगला वीक मतलब सोमवार या मंगलवार को कंफर्म करके 1-2 दिन के भीतर क्लास रन करेंगे। वापस से आप सभी जानते हैं लॉकडाउन की वजह से क्लास बीच में ब्रेक हो गई, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपकी सभी क्लासेज एज यूजुअल अपने टाइम पर वापस रन करना शुरू हो रही हैं, बट धीरे धीरे कुछ समय लगेगा, सभी चीज़ें उसी तरह से हो जाएंगी जैसे आप पहले की तरह पढ़ते आ रहे हैं। आइए बात करते हैं ब्राउजर के बारे में। ब्राउजर क्या होता है, तीनों चीज़ों में अलग अलग कन्फ्यूजन दूर करिएगा। तीनों चीज़ें एक बार बताने के बाद आप खुद के पास सोचेंगे कि यह सभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है या नहीं। ब्राउजर की बात कर रहे हैं। ब्राउजर हमने क्या कहा कि यहाँ से आप वेबसाइट खोले, वहाँ से आप इंफॉर्मेशन सर्च किए, यहाँ से आप वेबसाइट नहीं खोलते हो, यहाँ से आपको पर्टिकुलर, क्योंकि कंप्यूटर जो है मोबाइल का निर्माता कंपनी जो थी वो जानती है कि आप फेसबुक बहुत चलाते हैं, वो जानती है कि आप इंस्टाग्राम बहुत चलाते हैं, आप गूगल का इस्तेमाल बहुत करते हैं, तो लीजिए उसने अलग अलग आइकन बना दिए। आइकन बना दिया एफ से फेसबुक, आई बना दिया जहाँ से आप सीधे इंस्टाग्राम की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, फिर यहाँ पर गूगल बना दिया, सीधे आप कोई चीज़ सर्च कर लीजिए। तो ये आसान बनाने के लिए, क्योंकि मोबाइल एक छोटी सी डिवाइस है जो वो सारे काम करेगी जो अब तक आपका कंप्यूटर करता आ रहा था, तो आप ये समझिए कि कंप्यूटर जैसी बड़ी डिवाइस के सभी काम आपकी छोटी सी मोबाइल से हो रहे हैं। इसका मतलब कि मेमोरी में बिल्कुल डिफरेंस है दोनों में, और आपको वो सारे काम करने, वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। इसलिए कंप्यूटर मोबाइल की कंपनियों ने एक नए तरह से आपको रिप्रेजेंट किया, जिससे आपको भी मजा आने लगा और आप पहले की अपेक्षा फेसबुक का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे। पहले की अपेक्षा आप आसान तरीके से फेसबुक खोल लेते हो, पहले की अपेक्षा आपको कई सारे आइकन एक साथ देखने को मिलते हैं जो आप समय समय पर अलग अलग जो है चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। तो किसी भी चीज़, यहाँ पर वेब ब्राउज़र से वेबसाइट ओपन होती है, लेकिन यहाँ से वेबसाइट नहीं, यहाँ से वह वेबसाइट सीधे आपको पहुँचा देगी। किसी अन्य वेबसाइट को आप फेसबुक से चाहो कि फेसबुक से हम इंस्टाग्राम खोल लें, तो ये नहीं संभव है। क्या आपके पास अगर यह आइकन ना हो तो आप इंस्टाग्राम चला सकते हो? क्या आपके पास यह आइकन ना हो तो क्या आप फेसबुक चला सकते हो? नहीं। जो आइकन है उसके द्वारा आप उसी वेबसाइट तक सीधे पहुंच सकते हो। तो ये तीनों चीजें थी जो आपको क्लियर करनी थी, और तीनों चीजों में डिफरेंस हमने बता दिया। ये भी क्या होता है, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है, सेम एज इट इज वेब ब्राउजर, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यह ब्राउजर होता है जो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होता है। एक सॉफ्टवेयर है जो किसी निश्चित वेबसाइट को चलाने के लिए, किसी निश्चित वेबसाइट को चलाने के लिए
को चलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा कि शब्द जो यहाँ पर नया जुड़ा है, यहाँ पर नया जुड़ा है निश्चित शब्द, और यहाँ पर क्या था, कोई भी निश्चित शब्द नहीं हमने इंक्लूड किया था। तो ये डिफरेंस है आप सभी का। चलिए जल्दी से बताइए, वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर होगा? बिल्कुल सॉफ्टवेयर होगा। चलिए जल्दी से बताइए, क्लियर हो गया सभी को? सभी को क्लियर हो गया है? फटाफट से एक बार कंफर्म करिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये आपको कुछ क्वेश्चन जो यहाँ से रिलेटेड आपसे जो अब तक हमने कल और आज की क्लास में पढ़ाया है उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, आप उसका रिप्लाई करिए और फिर हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। क्योंकि जो इंटरनेट से जुड़े हुए टर्म्स हैं उनको समझने से पहले, यहाँ पर इंटरनेट से जुड़े हुए ही ये टर्म्स थे, लेकिन हमने क्योंकि आपके पास कन्फ्यूज़न पैदा हो रही थी तो हमने आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करने का यहाँ पर प्रयास किया है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि आपको कल से पढ़ना है इंटरनेट, और जब आप इंटरनेट पढ़ोगे तो आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि इंटरनेट किस प्रकार से आपके और हमारे बीच वर्क करता है। आप वहां पर बैठ के हमारी क्लास ले रहे हो, मुझे नहीं पता कि आप कितनी किलोमीटर दूरी पर हो, लेकिन अगर आपको मेरी क्लास मिल रही है इसका मतलब हमारे और आपके बीच नेटवर्क है। और यह कैसा नेटवर्क है और हमारे और आपके बीच नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ये सारी बातें कल क्लियर हो जाएंगी। तो सभी लोग 12 बजे इस क्लास का इंतजार करिएगा। कल दोपहर में 12 बजे आपको एग्जैक्ट यूजीसी नेट के थ्रू हम आपको कंप्यूटर से अवेयर करा रहे हैं। और आप ध्यान से सुन लीजिए, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आज के सभी एग्जाम में, वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो, यहाँ तक कि पीसीएस की परीक्षाओं में भी कुछ प्रश्न कंप्यूटर के इंक्लूड किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर बार आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे हमारी हर एक काम जो है डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, और डिजिटल इंडिया के लिए आपको डिजिटल चीज़ों के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। आइए, नोट हो गया होगा, स्क्रीनशॉट लेते हुए आप आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन अब आपके सामने है, आंसर दीजिएगा फटाफट से सभी लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ईमेल मोबाइल में किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए है वेब ब्राउज़र, ऑप्शन नंबर बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी ब्राउज़र, या ऑप्शन डी वेबसाइट। देखो ध्यान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए और फिर आप बताइए। फटाफट से आंसर, क्वेश्चन पढ़िए और फिर आराम से आंसर दीजिए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं हम, आप नंबर के साथ आंसर लिखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन जो भी सही हो ऐसे आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने लिख रहे हैं, देखिएगा। सीसी का प्रयोग कहाँ होता है? कल की क्लास में बताया गया है, जिसने नहीं देखा होगा उसको आंसर आता है या नहीं आता है उसके आधार पर दो, और क्लास के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सीसी का प्रयोग कहाँ होता है? ईमेल भेजने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, ईमेल प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ईमेल सेव करने के लिए, ईमेल डिलीट करने के लिए, डिलीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब कितने लोगों ने दिया है। सोनी मिश्रा कह रही हैं कि मैम ए, एनवी विश्वकर्मा ए, नीलम सुमन कह रही हैं ए,
अच्छा, अंजू कन्नौजिया। पहली बात तो देखो, जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर दिया है, जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर दिया है ऑप्शन ए, वो सब के सब क्या हैं, गलत हैं। जितने लोगों ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए ऑप्शन सी आंसर के रूप में चुना है वो सही है। क्यों? क्योंकि अभी भाई हमने साफ साफ बताया कि आपकी मोबाइल में पूछा जा रहा है। तो आपको मोबाइल में कल बताए थे ना कि मोबाइल में जब आप खोलते हो तो एक ऐसे बॉक्स बनकर दिखा होगा जिस पर लिखा है मेल। तो भाई यहाँ से तो आप सीधे ईमेल ही खोलोगे ना, कि इस मेल से आप फेसबुक खोल सकते हो क्या, या इस मेल से आप इंस्टाग्राम चला सकते हो क्या? नहीं, आप मेल खोलते हो। क्यों? क्योंकि आपको ईमेल पढ़ना है। तो आप मेल के थ्रू सिर्फ ईमेल तक पहुंच सकते हैं और सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा ब्राउजर। जितने लोगों ने बताया ऑप्शन सी, वो सभी क्या है, सही आंसर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर सीसी का प्रयोग कहां पर होता है, आंसर दीजिएगा फटाफट। सीसी का प्रयोग कहां होता है? सेकंड का ए कह रहे हैं, सेकंड का ए। अच्छा, सभी इतेंद्र कुमार पाल ने कहा है सेकंड का सी, ईमेल सेव करने के लिए। और भी बताइए भाई, 2 का ए के साथ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, और बाकी सभी जो है जितने लोग जुड़े हैं भाई सब जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। कल से आज तक की क्लास में आपने क्या सीखा है, उसी के आधार पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको लिख रहे हैं और ये आज का अंतिम प्रश्न होगा। 3 प्रश्नों के साथ आज की क्लास समाप्त की जाएगी। अगली क्लास में फिर कुछ नया सीखेंगे और फिर उस आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? फादर ऑफ ईमेल किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शंस देखिएगा, ऑप्शंस देखिएगा। सबीर भाटिया, सबीर भाटिया। ऑप्शन बी है टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन सी है लैरी पेज एंड ऑप्शन डी इज रे टॉमिल्सन। ऑप्शन डी है रे टॉमिल्सन। चलिए फटाफट से बताइए सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिएगा सेकंड का ए। सेकंड का ए, बिल्कुल जितने लोगों ने सेकंड का ए कहा है वो सही है, और जिसने कहा है सेकंड का सी वो गलत है। तो यहाँ पर बी सी डी वाले लोग गलत होंगे। सेकंड का ए इज द राइट आंसर। क्योंकि हमने कल ही बताया था कि जब आप किसी को मेल सेंड करते हैं तो वहां पर आपको जो चीजें दिखाई देती हैं उसमें आपको फ्रॉम दिखाई देता है, टू दिखाई देता है, और टू में एक एरो बनकर आएगा जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा सीसी और बीसीसी। भाई जिसको मैसेज पहुंचेगा उसके पास तो डायरेक्ट मैसेज आता है, उसको कोई सीसी और बीसीसी से मतलब नहीं होता है। हाँ, ये बात अलग है कि आपने, भेजने वाले ने आपको किस तरह से भेजा है तो वो आपके लिए बेनिफिट वाला काम होगा, लेकिन वह प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर प्रयोग की बात हो रही थी, इसलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अंतिम प्रश्न है, फादर ऑफ ईमेल किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? फटाफट से जवाब देंगे। लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 का। लोग डी कह रहे हैं, कुछ लोग सी के साथ भी जा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम आंसर डी है। चलिए, जितने लोगों ने 3 का डी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रे टॉमिल्सन ने 1971 में सर्वप्रथम ईमेल भेजा था, और सर्वप्रथम ईमेल भेजने के कारण ही रे टॉमिल्सन को हम फादर ऑफ ईमेल कहते हैं। सबीर भाटिया कौन है? तो ये फ्री ईमेल सर्विस के जन्मदाता हैं, या फ्री ईमेल सर्विस इनके द्वारा ही प्रारंभ की गई। फ्री ईमेल सर्विस सबीर भाटिया के द्वारा प्रारंभ की गई। क्योंकि सबीर भाटिया की ही कंपनी थी हॉटमेल, इसलिए कंपनी का नाम पूछेगा तो हॉटमेल और संस्थापक का नाम पूछेगा तो सबीर भाटिया। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। जब हम इंटरनेट पढ़ेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें बताई जाएंगी, जिसमें आपको किसने इन्वेंट किया, किसने सर्वप्रथम प्रयोग किया, ये सारी बातें हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कल की क्लास में आप सभी जरूर जुड़े। किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, खासकर अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए टारगेट क्लास है। आप ध्यान से इस क्लास को अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन करिए, और आप निश्चित रूप से आप फर्स्ट पेपर में क्लियर करेंगे। आपके इस सेक्शन के साथ हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल 12